हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड। क्लास +1 का चैप्टर नंबर 3 में से ये लिया गया टॉपिक। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक। सिर्फ यहाँ पर हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं और वो भी जनरल ट्रेंड्स की, ठीक है। यहाँ मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं अलोंग लेफ्ट टू राइट और यहाँ मैंने लिखे हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। यहाँ तक लेफ्ट टू राइट लिखे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, उसके नीचे उसके कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हैं। यहाँ पर लिखे हैं टॉप टू बॉटम। फ्रेंजियम मैंने कंसीडर नहीं किया, रेडियो एक्टिव है, ज़्यादा हम उसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ नोबल गैसेस भी कंसीडर नहीं की है क्योंकि जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम यहीं तक डिस्कस करने वाले हैं। नोबल जो गैसेस हैं उसका थोड़ा स्पेशल केस आता है, इसलिए मैं जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ तो मैंने ये वाले एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं, ठीक। यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे लिखी है मैंने, जो अब्बो के रूल के अकॉर्डिंग होती है और नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट शेल के अकॉर्डिंग आप पढ़ते थे वो भी यहाँ लिखी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेडियस का। क्या रेडियस का लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होगा? रेडियस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होने वाला है? देखिए जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, यहाँ पर 2s में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर 2p में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। एक सिंपल सी टर्म में अगर मैं इधर से कंसीडर करना स्टार्ट करूँ, सपोज करिए बोरोन में क्या है, एक 1s शेल है, एक 2s है और उसके बाद क्या है, 2p है। अब उसके बाद जो भी शेल है वो क्या रही, वो कांस्टेंट रही। शेल बोल दी आप यहाँ पर, ठीक है। वो क्या रही, आपके पास सेकंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं, जिसमें से कि p सब शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। हो क्या रहा है, ये जो लास्ट वाली आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही आपके पास सब शेल में इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस पे तो उसका चार्ज लगेगा, न्यूक्लियस पे उसकी अट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, as the number of valence electron are increasing in the same shell or in same subshell, so the attraction between outermost electron and the nucleus increases, that's why radius decreases. जैसे जैसे आपके पास आउटरमोस्ट आपके पास शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो अट्रैक्शन क्या हो रही है, आपके पास डिक्रीज हो रही है। क्योंकि किसी चीज़ को आप जितनी ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेंगे आपका और उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी डिस्टेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ये तो हमने बात कर ली लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं। अब बात आती है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो लिथियम के केस की बात करें तो यहाँ पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेक्स्ट वाले में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सोडियम की बात करते हैं, दिस इज योर लिथियम, ठीक। सोडियम की बात करें तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। पहले वाले में क्या था, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। नेक्स्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, शेल क्या हो रही है, शेल बढ़ रही है, शेल बढ़ रही है। नो डाउट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ते जा रहे हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले, रिपेल करने वाले। और इसी की वजह से क्या होता है, जो आपके पास न्यूक्लियस जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब टॉप टू बॉटम जाते ही जैसे जैसे शेल इंक्रीज हो रही है, शेल इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम होती जा रही है ड्यू टू शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब अगर अट्रैक्शन कम हो गई तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमने शॉर्ट में समझ लिया, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रही है, हमारे पास डिक्रीज हो रही है। और जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दोनों रीजन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम में, उसकी ग्राउंड स्टेट में, ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाए। सिंपल सी चीज़ समझिए, एक आपके पास आइसोलेटेड अकेला गैसेस एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा, हमें कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या रहेगा, जैसे हमने रेडियस में बात करी थी, लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं।
लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या रहेगा? सिंपल सी चीज़ समझना, अगर हम इसको एग्जाम्पल ले लें, मेरे हाथ में कुछ पेन है, ठीक है, ये एक मार्कर भी मैंने मान लो ले लिया, ठीक है। अब मेरी इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मेरी इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब कोई इस पेन को निकालना चाहे तो क्या वो इजीली निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इस पेन का और मेरे जो होल्ड करने का डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, इस पेन को निकालना क्या हो गया? डिफ़िकल्ट हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ। जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, इन जनरल हो क्या रहा है? रेडियस आपके पास क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रेडियस अगर डिक्रीज हो रही है, रेडियस अगर डिक्रीज हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो दैट मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। अगर डिफिकल्ट होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कम क्लियर हो गया? अब कुछ इसमें वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। वेरिएशंस क्या है आपके पास? देखिए, अब हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, तो बेरिलियम और बोरोन का केस कंसीडर करते हैं और एक कंसीडर करते हैं हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब इसके ट्रेंड्स हमने बनाए तो हमने ये देखा, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p1, सॉरी 1s2 2s2, बेरिलियम इज एटॉमिक नंबर इज 4, ठीक है। बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था? बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट होता क्या है? बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होती है। रीज़न क्या है? देखो, दो चीज़ें सिंपल सी समझ सकते हो। पहला तो कि जो आपके पास न्यूक्लियस है उसके पास सबसे पास होता है s ऑर्बिटल, फिर p, फिर d, फिर f एंड सो, ठीक है। S पहले, फिर P, फिर D, फिर F। जो जितना न्यूक्लियस के पास होता है उसकी अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जब हम बेरिलियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर S वाला जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास है, पेनिट्रेशन पावर उसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, जबकि P वाले में से ईजी होगा। दूसरी चीज़, ऐसे नहीं समझ आता, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से, और इसको आप कैसे याद रख सकते हो? जो भी चीज़ हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है वो स्टेबल होती है। जो भी चीज़ आपके पास, जो भी कॉन्फ़िगरेशन जो बन रही है, अगर वो हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है वो क्या होगी? स्टेबल होगी। तो इस केस में यहाँ पर ये फुली फिल्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और 2 ही आए हुए हैं। अब ये और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अब स्टेबल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा ना, इसलिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इतना इजीली देना नहीं चाहता। जबकि बोरोन की बात करो, जैसे उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, स्टेबल आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, तो वो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? जितना कोई इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही क्या होगी? कम होगी। तो बेरिलियम और बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज योर 7, 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन के केस में 1s2 2s2 2p4। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहला तो हम कॉन्सेप्ट अगर लगाएं तो देखिए, इस केस में क्या हुआ? ऑक्सीजन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए थे, 4th इलेक्ट्रॉन जो आया उसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रही है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरीके से आप अगर समझो तो यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, वो भी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। इसलिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करना चाहता है, और जो जितना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ही आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जनरली अगर एक जनरल आपसे ट्रेंड पूछा जाए तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है, बट ये कुछ ऑर्डर्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम होगा क्या वो देखते हैं। टॉप टू बॉटम देखिए, टॉप टू बॉटम हो क्या रहा है? रेडियस बढ़ रही है, मतलब मेरा जो होल्ड है इनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिंपल अभी ऐसे ही समझा सकती हूँ। मान लो मेरे कुछ ऐसा है, ठीक, पहले मैंने इसको टाइटली सेंटर से होल्ड किया होता, अब मैं इसको टिप से होल्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा और जो ये पेन और मार्कर्स का है इस पर होल्ड कुछ ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही जो न्यूक्लियस है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़्यादा होल्ड नहीं है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है? बहुत ईजी है। तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते जाएंगे,
क्योंकि रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रेडियस डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, ईजी होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन ईजिली निकलता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, जब भी आपने न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, उस टाइम पे एनर्जी या तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बात आती है कि मैम अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, वो तो हमें समझ आ रहा है, पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, इसका मतलब क्या है, इस डाटा से आपको क्लियर हो जाएगा। लिथियम के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो -60 किलो जूल पर मोल इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। फ्लोरीन के लिए -328 है, और जब हम नियॉन की बात करें विच इज अ नोबल गैस, इसके लिए +116 है। मतलब जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है जैसे नोबल गैसेस हैं वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी, अगर हमें उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है तो वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए नियॉन के केस में या नोबल गैसेस के केस में आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अब दूसरी चीज़ हेलोजन के केसेस की बात करें, हेलोजन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देख रहे हैं 2p6, अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली लेना चाहेगा। जो जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होएगी। तो अगर हम बात करें इन जनरल लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जब हम जनरल ट्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, कुछ स्पेशल केसेस आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है, मोर नेगेटिव। क्या हो रही है आपके पास, मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर लिथियम में जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ पर वैल्यू थी -60 किलो जूल पर मोल, और जब हमने वही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में ऐड किया तो क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया आपके पास -328 किलो जूल पर मोल। अब क्या हो रहा है, रीज़न क्या है, लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम जा रहे हैं, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज छोटे साइज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करे तो वह न्यूक्लियस उसको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर सकता है, होल्ड कर सकता है। इसलिए स्मॉलर एटम में अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना कंपैरेटिवली ईजी है, इसलिए लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी। सिमिलरली हम बात करें टॉप टू बॉटम की, तो टॉप टू बॉटम में आपके पास क्या होने वाला है, वैल्यू जो है वो क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होने वाली है, लेस नेगेटिव। साइज बड़ा है, पहले ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इतना न्यूक्लियस चार्ज नहीं लगा पा रहा, इतनी फोर्स नहीं लगा पा रहा, इतनी अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा, और इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड कर देंगे तो वो अट्रैक्शन कहाँ से लगाएगा, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी। अब हम देखेंगे लास्ट हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल सी चीज़ समझिए, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे हो क्या रहा है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रही है। जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ रही है आपके पास रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। और सिंपल सी चीज़ आप याद रख सकते हैं, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो किधर लाई कर रहा है आपके पास, राइट साइड पे लाई कर रहा है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो सिमिलरली टॉप टू बॉटम क्या होगा, अगर एक चीज़ राइट साइड में इंक्रीज कर रही है तो लेफ्ट जो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सेम चीज़ आप बात कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रही है, कम होती जा रही है, इसलिए टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करेगी। दूसरी चीज़ अगर हम पीरियोडिक टेबल में जनरली बात करें तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लूज करना इजी है और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, तो टॉप टू बॉटम आपके पास मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। या अगर हम इसी को रिलेट करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से, मेटल क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब मेटल एक इलेक्ट्रॉन देंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की अगर हम बात करें साथ में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है इंक्रीज हो रहा है।
ऐसे ही आप सारी प्रॉपर्टीज़ को रिलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। कोई डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं वो जनरल ट्रेंड्स डिस्कस करे हैं, कोई स्पेशल केसेस मैंने डिस्कस नहीं करे हैं इस केस में। सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ एक देखे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के भी स्पेशल केसेस हैं, वो यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं करे हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।